नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में हम सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूटीओ में चल रही मत्स्य सब्सिडी की समस्या पर। हाल ही में भारत ने डब्ल्यूटीओ में चल रहे विवाद को लेकर कहा कि विशेष और विभेदक व्यवहार के बिना अपकारी यानी हार्मफुल मत्स्य सब्सिडी को समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते पर पहुंच पाना कठिन है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश अवैध, असूचित और अविनियमित मत्स्यन के लिए सब्सिडी को समाप्त करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। इसके साथ ही जरूरत से ज्यादा या अति मत्स्यन में योगदान करने वाली मत्स्य सब्सिडी के कुछ स्वरूपों को निषिद्ध करने के लिए भी समझौता करने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि ये वार्ताएं वर्ष 2001 में दोहा मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान प्रारंभ हुई थी। संपूर्ण विश्व में मत्स्य सब्सिडी के रूप में लगभग $35 बिलियन का व्यय होता है। इसमें से लगभग $20 बिलियन का अति मत्स्यन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान है। मत्स्य पालन तटीय समुदाय के लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रोटीन और आजीविका का प्रमुख स्रोत है। आइए अब भारत की ओर से जारी प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। उससे पहले समझते हैं कि विशेष और विभेदक व्यवहार क्या होता है। विशेष और विभेदक व्यवहार यानी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। दरअसल स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विशेष प्रावधान होते हैं जो विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। भारत ने अपने प्रस्ताव के तहत कहा है कि विकासशील देशों में लघु मत्स्य पालक और मछुआरा समुदायों को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे किसी भी समझौते का मुख्य ध्यान व्यापक पैमाने पर औद्योगिक मत्स्यन गतिविधियों पर होना चाहिए। साथ ही इस समझौते के लिए उन देशों को अधिक योगदान देना चाहिए जो मूल्य और प्रति व्यक्ति आधार पर अत्यधिक सब्सिडी प्रदान करते हैं। हालांकि ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक विकसित देश भारत और चीन जैसे विशाल मत्स्य भंडार वाले देशों पर सब्सिडी की उच्चतम सीमा आरोपित करना चाहते हैं। हाल ही में विशेषज्ञों ने संशोधित भूमि पुनर्स्थापन लक्ष्यों के लिए रणनीति में बदलाव करने के लिए परामर्श प्रदान किया है। भारत ने पिछले वर्ष 21 मिलियन हेक्टेयर के अपने पहले के लक्ष्य को संशोधित करके वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनर्स्थापन करने का निर्णय किया था। भूमि निम्नीकरण का मतलब वर्तमान और भविष्य के लिए मृदा की उत्पादक क्षमता का क्षय होना है। वर्तमान में देश का लगभग 1/3 भाग यानी 96.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है। भूमि पुनर्स्थापन दरअसल लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी यानी LDN को प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। LDN यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD के तहत एक प्रमुख पहल है। LDN एक ऐसी स्थिति का सूचक है जहां पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और सेवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता समय और स्थानिक पैमाने पर स्थिर बनी रहती है या उनमें वृद्धि होती रहती है। आइए अब जानते हैं कि वर्तमान रणनीति में व्याप्त कमियां क्या हैं। वर्तमान रणनीति के तहत मुख्यतः वन और राजस्व भूमियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि निजी, बंजर और कृषि भूमि पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वन रोपण और मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि उनके उचित रखरखाव के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है। आइए साथ ही साथ भविष्य की रणनीतियों पर भी नजर डालते हैं। मृदा संरक्षण दृष्टिकोण की बजाय एक व्यापक वर्षा संचित फसल प्रणाली दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं के उपयोग द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए। भूमि पुनर्स्थापन संबंधी प्रयासों को तेज करने के लिए कॉरपोरेट समर्थन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगली खबर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रत्यक्ष मौद्रीकरण के माध्यम से घाटे का वित्तीयन। केंद्र सरकार को कम दरों पर घाटे का वित्तीयन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है। जब RBI सरकार के व्ययों को वित्त पोषित करने के लिए प्राथमिक बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष क्रय करता है तो उसे घाटे का प्रत्यक्ष मौद्रीकरण यानी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कहते हैं। इससे सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए समान मात्रा में नई मुद्रा छापने में सक्षम हो जाती है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण है। इसके तहत RBI अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से द्वितीयक बाजार से सरकारी बॉन्ड्स खरीदता है। आइए जानते हैं कि प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है।
कोरोना महामारी के कारण राजस्व और कर संग्रह में गिरावट आई है। ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि इस वर्ष जीडीपी वृद्धि दर बहुत कम रहेगी। सरकार के कर्ज का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे ऋण जीडीपी अनुपात बढ़कर 87.6% के आसपास पहुंच जाएगा। साथ ही इस वर्ष सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5% से ज्यादा हो सकता है। सरकार ने प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की नीति को वर्ष 1997 में अपनाया था, लेकिन इसके मुद्रास्फीतिकारी प्रभावों को देखते हुए इस व्यवस्था को त्याग दिया गया था। हालांकि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में मांग में कमी होने की वजह से इस कदम से मुद्रास्फीति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम के अंतर्गत कुछ असाधारण परिस्थितियों में घाटे के प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की अनुमति प्रदान की गई है और कोविड-19 एक ऐसी ही स्थिति है। इस रिपोर्ट में सरकार को कोविड बेमियादी बॉन्ड्स यानी कोविड परपेचुअल बॉन्ड्स या ऐसे ही अन्य साधनों को जारी करके RBI से धन जुटाने का सुझाव प्रदान किया गया है। बेमियादी या स्थायी बॉन्ड्स ऐसे ऋण प्रपत्र होते हैं जिनकी कोई निश्चित परिपक्वता अवधि यानी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है और इन्हें प्राय अल्प ब्याज दरों पर जारी किया जाता है। अगली खबर मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित है। सरकार आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs की रणनीति में सुधार करने की योजना बना रही है। इस कदम का प्रमुख उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि FTAs के माध्यम से आर्थिक और रणनीतिक लाभ प्राप्त होने चाहिए। सरकार की प्राथमिकता शांतिप्रिय देशों के साथ गठबंधन स्थापित करने की है। इसके अंतर्गत उन देशों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा कम है। भारत ने अपने व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में FTAs का उपयोग किया है और एशियाई देशों के साथ अधिकतम संख्या में FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए समझते हैं कि मुक्त व्यापार समझौतों की रणनीति में सुधार की आवश्यकता क्यों है। दरअसल दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा को अपवाद मान लिया जाए तो अन्य FTAs के साथ भारत का अनुभव बहुत अधिक उत्साहजनक नहीं रहा है। FTAs करने के पश्चात आसियान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। इस संबंध में विशेषज्ञ भी ये दावा करते हैं कि इन FTAs की वजह से चीन की वस्तुओं का भारत में आयात बढ़ा है। दोषपूर्ण प्रतिबद्धताओं, रूल्स ऑफ ऑरिजिन यानी उत्पत्ति के नियमों के संबंध में कठोर प्रावधानों और FTAs के बारे में जागरूकता के अभाव आदि मुद्दों ने FTAs का लाभ उठाने में बाधा के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा भारत को सेवा क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, इसलिए FTAs की रणनीति में सुधार करने से सॉफ्टवेयर पेशेवरों और नर्सों को जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया इत्यादि जैसे बाजारों में सुगमता से प्रवेश मिल सकता है। अगली खबर GM फसलों से संबंधित है। आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड GM फसलों पर केंद्र सरकार की अनिर्णय की स्थिति से ब्लैक मार्केट ऑपरेटर्स यानी काले बाजार के संचालकों को बढ़ावा मिल रहा है। कई पर्यावरणविदों और GM बीज के समर्थक किसान संगठनों ने सरकार से GM फसलों पर ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया है। वर्तमान में BT कपास भारत में वाणिज्यिक कृषि के लिए अनुमति प्राप्त एकमात्र GM फसल है, लेकिन HT कपास, BT बैगन और HT सोयाबीन जैसी GM फसलें ब्लैक मार्केट्स में आसानी से उपलब्ध हैं और किसान इन GM फसलों की खेती भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि GM फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनके DNA में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बदलाव या संशोधन करके उत्पादकता या गुणवत्ता के आधार पर फसलों के बेहतर संस्करण विकसित किए जाते हैं। GM फसलों के समर्थकों का ये तर्क है कि बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जरूरतों के लक्ष्य को इन फसलों के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। हालांकि अनेक पर्यावरणविदों ने GM फसलों से पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और फसल विविधता आदि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के संबंध में चिंता जताई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC ये आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीवों और उत्पादों को जारी करने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च विनियामक निकाय है। GEAC जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रभाव सहित GM फसलों के विनियमन के लिए एक सुव्यवस्थित व परिभाषित तंत्र प्रदान करता है।
आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों में संशोधन किया। इन संशोधित मानदंडों के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों को अब अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचनाओं की प्रकृति को लेकर एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह का कदाचार है। एक कंपनी में ऐसे कई कर्मी या उससे संबंधित बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास उस कंपनी की अप्रकाशित या गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच होती है। जब ऐसे कर्मी या व्यक्ति ऐसी सूचनाओं तक अपनी पहुंच का लाभ उठाकर उस कंपनी की प्रतिभूतियों शेयरों का व्यापार करते हैं तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यूरो कोरोना वायरस रिकवरी फंड। यूरोपीय संघ के नेताओं ने एक प्रोत्साहन पैकेज पर सहमति व्यक्त की है। इस पैकेज के अंतर्गत ईयू के सदस्य देशों की आर्थिक गिरावट को कम करने में सहायता प्रदान करने के लिए 750 बिलियन यूरो यानी $860 बिलियन के संयुक्त ऋण की घोषणा की गई है। यूरोपीय आयोग वित्तीय बाजारों से ये धनराशि उधार लेगा और इसमें से आधे से भी कम राशि यूरोपीय संघ के देशों को अनुदान के रूप में और शेष राशि को ऋणों के रूप में वितरित करेगा। नेशनल सैंपल सर्वे का स्वास्थ्य से संबंधित घरेलू उपभोग पर सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण के अनुसार 80% भारतीयों के पास स्वास्थ्य व्यय से संबंधित कोई कवरेज नहीं है। ग्रामीण भारत में 85.9% लोगों के पास स्वास्थ्य व्यय से संबंधित कोई कवरेज नहीं है। शहरी भारतीयों के मामले में ये स्थिति थोड़ी बेहतर है और उनके लिए ये आंकड़ा 80.9% है। अधिकांश भारतीय नागरिक निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर हैं। सीरोलॉजिकल सर्वे। दिल्ली में संपन्न एक सीरोलॉजिकल सर्वे से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल 22.86% व्यक्ति नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में थे। एक सीरोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत सामान्य आबादी से रक्त के नमूनों को एकत्र किया जाता है और उन नमूनों का इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी के लिए परीक्षण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इम्यूनोग्लोबुलिन पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले SARS-CoV-2 से संक्रमित था। इन्फ्लेमेजिंग यानी वृद्धावस्था में दिखने वाले लक्षण। एक अध्ययन के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों में SARS-CoV-2 संक्रमण की बढ़ती गंभीरता और मृत्यु दर का इन्फ्लेमेजिंग से संबंध हो सकता है। इन्फ्लेमेजिंग को शारीरिक वृद्धावस्था के दौरान प्रकट होने वाले लो ग्रेड क्रोनिक सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बाधित कर सकती है। रक्त एवं ऊतकों में प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के स्तर में आयु के साथ साथ बढ़ोतरी होती जाती है। फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS एक समेकित वार्षिक कर विवरण है जिसमें कर कटौती, स्रोत पर कर संग्रह, अग्रिम कर आदि की जानकारियां शामिल होती हैं। आयकर विभाग ने वर्तमान आकलन वर्ष से एक संशोधित फॉर्म 26AS जारी किया है। इसमें उच्च मूल्य वाले सभी लेन देनों को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच सूचना के प्रवाह में वृद्धि होगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।